वेलकम एवरीवन। आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक इज ड्रग अब्यूज अमिड्स द पैंडेमिक। सो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे सेक्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सो वी हैव सीन implications with respect to manufacturing sector, we've seen implications with respect to the core industries, we've seen implications, economic implications, we've also seen political implications like the migrant workers and so on. Today we are going to discuss the drug abuse within this time. अब ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। वी विल जस्ट सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओडीसी इन अ लिटिल बिट। फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद व्हाट दिस रिपोर्ट हैज टू से। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ड्रग्स का जो यूज़ है वो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया। अब ये ड्रग्स, पहली बात तो लोग लेते क्यों हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? इट्स सिंपल। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा जब एनर्जी होती है और हमारे पास काम नहीं होता टू डिसिपेट दिस एनर्जी, तो कहीं ना कहीं हम ये इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे विदाउट डूइंग एनीथिंग वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। नाउ इट सो हैपन्स दैट आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, राइट? And economic slowdown, so to say, jab se even before the pandemic there was an economic slowdown. After the pandemic, though, it is a whirlwind of slowdown that is happening, because of which there are a lot of idle people. और क्योंकि बेला दिमाग शैतान का दिमाग होता है और गलत काम में ही हमारा दिमाग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ड्रग अब्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में the author has also taken into account the 2008 recession. Now, in the 2008 recession, which was what we are um, associating the global pandemic with, however, जो 2008 का रिसेशन की हुआ था और जो कोविड की वजह से रिसेशन हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। तो 2008 के रिसेशन में भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं लोगों में, घर नहीं होते, जॉब्स नहीं होती, काम नहीं ढंग से चल रहा होता, तो ड्रग की सिचुएशन हमेशा वर्सन होती ही है। बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर फीलिंग सो बैड फॉर आवरसेल्व्स दैट वी डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू फील अ लिटिल बेटर, एंड बाय दैट आई मीन दे स्टार्ट टेकिंग दीज नार्कोटिक्स। सो ड्रग सिचुएशन की अगर हम बात करें, इट इज़ वर्सन बाय पॉवर्टी फॉर श्योर, राइट? जितना हमारी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होती है, अगेन ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ डे एंड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वर्क, एंड सो हेंस वी गो टू दीज इंटॉक्सिकेंट्स। जब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़, तो भी जाके इट गेट्स वर्सन। सोशल एक्सक्लूजन जब होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप इज़ नॉट बीइंग गिवन द सेम प्रायोरिटी एज द अदर्स इन द सोसाइटी, तो ये सारे के सारे रीजंस की वजह से ड्रग की सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पैंडमिक में और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो ड्रग का इशू है, एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा ड्रग की प्रॉब्लम हो रही है। एज कम्पेयर टू द पुअर, द रिच हैव मोर सोर्सेज टू बाय दीज ड्रग्स एंड हेंस दे एंड अप यूजिंग दीज ड्रग्स इवन मोर, राइट? अब वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की वजह से हमें ये पता चला है कि हर 8 जनों में से सिर्फ एक जना ट्रीटमेंट लेता है। हर 8 ड्रग एडिक्ट्स में से सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट को ट्रीटमेंट मिलती है। वो ट्रीटमेंट की वजह से वो ठीक होता है कि नहीं होता है, ये नहीं हम बात कर रहे, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन। देन आउट ऑफ एवरी 3 ड्रग एडिक्ट्स 1 इज अ वुमन। इन फैक्ट इस पर्टिकुलर ड्रग वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में ये दर्शाया गया है कि जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो विमेन है, जो चिल्ड्रन है, दे आर इवन मोर ससेप्टेबल टू सच ड्रग एडिक्शंस, राइट? नाउ 80% of the world comprises of low and middle income या developing and least developed nations। ये 80% लोगों के पास, चलो ये तो बाकी सारे की सारी जो अभी तक हमने बात की, ये वो लोग हैं जो ड्रग्स को मिसयूज कर रहे हैं। अब कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, कंट्रोल ड्रग्स होते हैं, जो इसेंशियल भी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, राइट? जिसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। So according to this particular report, 80% of the world, which comprises of low and middle income countries, they are deprived of access to these controlled and essential drugs। तो दो टाइप की प्रॉब्लम, कहीं कहीं मिसयूज ऑफ ड्रग्स, कहीं कहीं यूज ऑफ ड्रग्स भी नहीं हो रहा क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है टू द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विच आर कंट्रोल्ड एंड विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, राइट? सो मूविंग फर्दर,
Like I said, United Nations Office on Drugs and Crime prepares this World Drug Report 2020. अब इसमें इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की. सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ सफर्स. अगर हम कम एजुकेटेड है, हमारी हेल्थ खराब है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि ड्रग यूज़ ज़्यादा हो जाता है. जैसे ही ड्रग यूज़ ज़्यादा हो जाता है देन ऑटोमेटिकली हमारी एजुकेशन के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ भी सफ़र करती है. इसी तरीके से व्हेन देयर इज़ पॉवर्टी देयर इज़ मोर ड्रग यूज, एंड व्हेन देयर इज़ मोर ड्रग यूज इट विल लीड टू इंक्रीज्ड पॉवर्टी. सो दीज आर विशियस साइकिल्स दैट आर देयर, और सोशल ईवल्स इन आवर सोसाइटी. सो जैसे ही सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं तो हम देखते हैं कि ड्रग यूज़ बढ़ चुका है. अगर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस पॉइंट. Now, India is one of the major hubs of drugs trafficking. ये मैं नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बोल रही है. Of drug trafficking, since it is in the middle of two major illicit opium production regions in the world, which is the Golden Crescent in the west and Golden Triangle in the east. This is your homework. You will figure out कि ये Golden Triangle में क्या क्या आता है और ये Golden Crescent में क्या क्या आता है. लेकिन अगर ये ड्रग्स सारे के सारे आपके देश में प्रोड्यूस नहीं हो रहे एंड दे आर coming from different countries, then of course in the same manner security challenges also will be there in your country, which is what the UNODC is trying to teach each and every country, that you need to stop this, because जैसे ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है वैसे ही बहुत सारे और ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी हो सकते हैं. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तो ये सिक्योरिटी चैलेंज में एक और चीज़ है, all of these drug trafficking has close connection to organized crimes for sure. और ऑर्गेनाइज क्राइम्स तो आज की डेट पे सबसे बड़ा थ्रेट है टू द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री, राइट. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मार्जिनलाइज द मोस्ट, द यूथ, द विमेन, द पुअर एक्सेट्रा. ये जैसे आपको पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि 1 out of every 3 ड्रग एडिक्ट्स हैव बीन नोन टू बी विमेन. एंड यूथ इसके अंदर जा रहा है. अगेन यूथ क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, राइट. सो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से या इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से द फर्स्ट थिंग दैट वी आर थिंकिंग इज what will the graduates do after graduation, because जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब मार्केट में है, उनके लिए भी इतने ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर बाकी सारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं दे गेट ड्रिवन टूवर्ड्स दीज ड्रग्स, एंड हेंस वो और ज़्यादा खराबी हो जाती है उनकी सिस्टम में. उनका इनिशिएटिव, उनकी विल टू डू बेटर इन लाइफ भी खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल टेक ड्रग्स सो दैट दे फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग. यस. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है जो इंडिया पे भी बिल्कुल लागू है, कि नो एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव इज गिवन टू ओपियम फार्मर्स. कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट में ये काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं ओपियम की, उनको कोई एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव मेथड्स दो, गवर्नमेंट को देने चाहिए, ताकि वो लोग ये ओपियम प्रोडक्शन को थोड़ा कम करें और किसी और चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. क्योंकि अगर हमारी सरकार कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं देगी तो इन बेचारों के पास और कोई काम नहीं रहेगा दैन जस्ट दिस, एंड देन वी कांट रियली टेल देम टू नॉट डू दिस वर्क. सो देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेटिव आल्सो दैट नीड्स टू बी सजेस्टेड. अब 2019 में कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, ये कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स किसने बनाया? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने बनाया 1946 में. ये हर साल मिलती है एंड देन दे डिस्कस अबाउट द ड्रग कंट्रोल ट्रीटी. सो 2019 में जब इन्होंने डिस्कशन की थी तो यही बात की थी कि कैसे हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्रग्स की कंजम्पशन को ख़त्म करना है, राइट. सो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछा जा सकता है. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 and it was named as UNODC in 2002. तो UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम से पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन. तो इसका नाम पहले ये था, फिर दोबारा से इसका नाम 2002 में चेंज हुआ. काम क्या होता है इनका? बस मेंबर स्टेट्स को असिस्ट करना अगेंस्ट देयर स्ट्रगल or in their struggles against crime, drugs and terrorism. And headquarter you need to know is Vienna and Austria. All right, अब हम बात करते हैं पंचायत के बारे में. सो ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है, इसमें बेसिक आइडिया ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा अहमियत किसको मिल रही है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिल रही है. ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में.
जो कि कोविड से पहले आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था. सो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था, that was discussing not only about the gross domestic product, it was talking about the gross district domestic product. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अहमियत दी गई थी. क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अहमियत दी जाती है? क्योंकि कभी कभार, सो इनिशियली तो हमारा फोकस क्या होता है कि हमें अच्छे प्लान्स बनाने हैं. दोज प्लान्स शुड बी मेड वेरी वेल एंड दे शुड बी एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. बट एग्जीक्यूशन से पहले वी फोकस ऑन मेकिंग ऑफ द प्लान्स. अब हमसे हमारी प्रॉब्लम ये नहीं दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक प्लान्स. आवर प्रॉब्लम इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. एंड एग्जीक्यूशन भी ग्रास रूट लेवल पे जाके प्रॉब्लमैटिक हो जाती है. तो इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी इकोनॉमिक सर्वे में. देन केम योर कोविड पैंडेमिक. जैसी कोविड पैंडेमिक आ गया तो हमने देखा यार कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस अपने होम स्टेट में जा रहे हैं. अच्छा, माइग्रेंट वर्कर्स की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज होती हैं. एक तो मम्मी पापा जाके काम करते हैं, बच्चे विलेज में रहते हैं. तो मम्मी पापा काम करके जब पैसा भेजते हैं तो बच्चों को वो पैसा मिलता है. अब क्या है, मम्मी पापा का काम खत्म, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं. फिर दूसरे टाइप के क्या होते हैं कि बच्चे साथ में जाते हैं लेकिन बच्चे काम नहीं करते, बच्चे पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा काम करते हैं. उनको भी, वो भी सफ़र कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम बैक. तो नॉट ओनली विल मम्मी पापा नीड अ जॉब, द बच्चाज विल ऑल्सो नीड स्कूलिंग, राइट. तीसरे टाइप क्या होते हैं कि बच्चे और मम्मी पापा एज ए यूनिट जाते हैं किसी और स्टेट में, माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे पढ़ाई नहीं काम ही करने के लिए जाते हैं, और उनको जो तनख्वाह मिलती है विच इज़ दैट इज़ गिवन टू देम एज अ फैमिली यूनिट. तो ये 3 टाइप के माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो बेचारे जब अब वापस आए हैं तो उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी पंचायत को ना. पंचायत के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर. सो पंचायत केम बिकॉज ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ये चीज़ इन्फोर्स हुई, और जिसकी वजह से पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया. पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बताता है कि पंचायत बनती कैसे है, कि कितने लेवल्स पे पंचायत होएगी, और जो प्रधान होंगे वो इलेक्ट कैसे होंगे, राइट, और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होगा. अच्छा, ये पंचायत के वॉलंटरी फंक्शंस क्या होंगे, ये 11वें शेड्यूल में लिखा गया है. 29 वॉलंटरी फंक्शंस दिए गए हैं संविधान में टू द पंचायत. इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटी भी होती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट सिंस आवर करंट अफेयर इज डीलिंग विद पंचायत राइट नाउ. यस, अब पंचायत के बारे में अगर पता चल गया तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट अफेयर. सो आपके पास एक फाइनेंस कमीशन होती है बेटा. पहले फाइनेंस कमीशन समझते हैं. सो फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 में आती है, आर्टिकल 280 में आ जाती है ये बॉडी. इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं. वेरी सिंपल, बिकॉज इट हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर 5 years और पॉसिबली इवन बिफोर दैट. अब ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? 2 मेजर काम होते हैं इनके. एक ये करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, एक ये देखते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन. मतलब क्या होता है इस चीज़ का कि सेंटर और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर तो है, पर इंडिया फेडरल नहीं, इंडिया क्वाज़ी फेडरल है. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़्यादा पावर किसको दे दी? हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दे दी. एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, सो अब ये सेंटर के ऊपर है कि क्योंकि सेंटर ज़्यादा पैसे कमा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस मैनी रीजंस, तो वो जो एक्स्ट्रा फंड्स आ रहे हैं सेंटर के पास, वो सेंटर की जिम्मेदारी है कि ये एक्स्ट्रा फंड स्टेट्स को दे, क्योंकि स्टेट कम कमाता है, ऑब्वियसली सेंटर ज़्यादा कमाता है. तो कितना पैसा सेंटर स्टेट को देगी उस चीज़ को हमने बोल दिया वर्टिकल डिवोल्यूशन. हाउ मच विल द सेंटर गिव टू द स्टेट्स. एंड ये पूरा का पूरा चंक जितना भी हमने देना है स्टेट को, इसमें से पंजाब को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा, मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा, ये चीज हो गई हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. हाउ मच विल ईच स्टेट गेट आउट ऑफ दैट मनी. ठीक है, तो अब हाल ही में हम न्यूज में देख रहे हैं 15 फाइनेंस कमीशन, द 15th फाइनेंस कमीशन इज इन फोर्स, राइट. अब इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन, ऐसे करके फाइनेंस कमीशन होती थी. अब क्या हुआ कि फाइनेंस कमीशन ये भी देखते हैं कि जब हमने स्टेट को पैसा देना है तो स्टेट के पास ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी है, और ये जो पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को भी पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम द स्टेट. और स्टेट क्योंकि इतना ज़्यादा कमाता नहीं है तो ये फाइनेंस कमीशन बोलती है यार हम थोड़ी और एलोकेशन ऑफ फंड्स कर देते हैं और ये पैसा आपने पंचायत के लिए यूज़ करना है. ठीक है जी. तो करंट अफेयर ये है
कि जो पंचायत है उसने 15th फाइनेंस कमीशन से 10 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2020 to 21 to 2025 to 26। कहते हैं हमें 10 लाख करोड़ रुपए दो, हम ये सारा पैसा यूज करेंगे। और कहाँ पे इसको यूज करेंगे? कहते हैं हमारे पास ये जो 29 वॉलेंटरी फंक्शंस है ना, जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन करानी, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देखनी वगैरह वगैरह, ये सारा पैसा हम इसमें यूज करेंगे। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि अच्छा आपको ये पैसा दे तो हमें कोई प्रोग्रेस तो दिखाओ। तो पंचायत कहती कि जब 13 फाइनेंस कमीशन से जब 14th फाइनेंस कमीशन आई थी ना, तो हमें 3 गुना मिला था। जो भी हमें पैसा मिलता था एक्स, उसका 3 टाइम्स मिला हमें 14th फाइनेंस कमीशन की वजह से, जिसको यूज करके हमने 78% की ग्रोथ दिखाई है। तो क्योंकि 3 गुना में हमने इतनी ग्रोथ दिखाई, जब उसी एक्स का तुम हमें 5 गुना दोगे, 5x दोगे, तो हम सोचो कितनी ज्यादा ग्रोथ करके दिखाएंगे। अच्छा, ग्रोथ की जरूरत भी है क्योंकि आपको रूरल कनेक्टिविटी के बारे में भी पता है। देर आर सो मेनी इंक्लूजनरी प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देख लो, एजुकेशन इंक्लूजन को देख लो, आपको बहुत सारे रूरल कनेक्टिविटी एंड रूरल हाउसिंग एंड रूरल वाटर सप्लाई एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, ये सारे के सारी स्कीम्स को नजर में रखते हुए वी फील दैट द पंचायत इज इम्पोर्टेंट। ये मैंने प्री पैंडमिक की बात की। अगर हम पैंडमिक की बात करें तो सबसे पहली चीज जो कि इस न्यूज आर्टिकल ने हमें बताई है इज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें कहा था कि 50,000 करोड़ तक का काम, पब्लिक वर्क हम देंगे। किसको देंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को देंगे। कौन से स्टेट के माइग्रेंट वर्कर्स को देंगे? 6 स्टेट्स के माइग्रेंट वर्कर्स को देंगे। ये 6 स्टेट्स किस बेसिस पे हम लोगों ने देखे? क्योंकि इन्हीं 6 स्टेट्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव कम बैक, राइट। सो अगर हम ये काम भी देख रहे हैं तो ये भी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हम थोड़ी और ज्यादा पावर्स या थोड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत को देंगे। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरियस मेनी स्टेट्स की पंचायत और कितनी एक्स्ट्रा पावर्स मिली उनको और किस तरीके से मिली, और क्या ये एक्स्ट्रा पावर्स देना ठीक था कि गलत था। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फ्रॉम वेरियस मेनी स्टेट्स एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और द पंचायत in the rural area has been given a lot of importance. तो कहते हैं सबसे पहली बात तो अगर हम केरला की बात करें ना, केरला का मॉडल has always been spoken of during this pandemic because Kerala is that one state that thinks ahead of the others, right? So केरला ने कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की भी जो फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की है वो थ्रू दिस पंचायत ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सिंपल थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप कैंप्स या सैनिटेशन की फैसिलिटीज या सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, ये सारे के सारे पंचायत के थ्रू ही हो रहा है। क्योंकि क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपको और मुझे दोनों को पता है कि पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होती है और जो लोग हैं वो अपने खुद के लीडर्स को ज्यादा अहमियत देते हैं दैन एनीवन एल्स। तो अगर उनके खुद के सरपंच या उनके खुद के पंच या उनका प्रधान आके अगर उनको सिखाए कि देखो सोशल डिस्टेंसिंग इस तरीके से करनी है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अहमियत रहेगी उसकी और वो मानेंगे भी ज्यादा इस चीज के बारे में। एंड सो हेंस दीज लीडर्स, दीज प्रधान एंड सरपंच, दे कैन लीड बाय एन एग्जाम्पल। एंड सिंस दे आर सच एन आइडल इन द विलेज, everyone else will also start doing the same thing. अच्छा, अगर हम पंचायत की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी इनका काफी ज्यादा योगदान है। ये लेबर सप्लाई भी कर रहे हैं और अवेलेबल कर रहे हैं क्रिटिकल फूड सप्लाई चेन को इन द विलेजेस। तो मतलब नॉट ओनली आर दे टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एस्पेक्ट। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम ने सेक्शन 51 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मदद से सरपंच को पावर्स डेलीगेट की है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। And this is possible. This is the act that makes it possible. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या क्या काम सरपंच कर रहे हैं उड़ीसा में? वो क्वारंटाइन इंश्योर कर रहे हैं।
ऑफ कोर्स क्योंकि सरपंच वहीं पे बैठे हैं ना, तो उनको पता है कि उनके विलेज में क्या हो रहा है, कौन जना कहाँ से आया है। अच्छा, वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स क्वारंटाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जा जाके, at the grassroots level leadership, you have to give these delegated powers, because of course I can't sit in my office and say quarantine karo and then expect that everyone is quarantining, right? So सबसे पहले quarantine की facilities, फिर to ensure decentralized way of tackling pandemic. What is decentralized way? See, centralized way is center ने बोल दिया या मोदी जी ने बोल दिया, या जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मेरे को वो जो हर एक स्टेट में ये चीज़ होती है, पंजाब में पंजाबी में आके हमें बताया जाता है कि आपको क्या 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 करना है टू एंश्योर कि हम ये पैंडमिक के कारण हमें हमारे ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। डिसेंट्रलाइज्ड वे ये हुआ कि हमने जा जाके लिटरली लोगों को पकड़ पकड़ के उनको समझाया कि देखो मास्क पहनना चाहिए, एंड मास्क पहनने के टाइम पे नोज को भी ढकना पड़ेगा, सिंपल थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज half of the people are wearing a mask but it is just to cover their own face, their nose is like it's outside, which is very weird. So ऐसे टाइप की चीजें सरपंच अगर आके बोले तो लोग ज्यादा सुनेंगे इस चीज के बारे में, राइट? फिर इनको रजिस्ट्री फैसिलिटी भी दे दी कि आपने रजिस्टर पे लिखना है कि कौन आया कौन गया, कितने दिन का क्वारंटाइन था, कहाँ कहाँ पे उसने किस किस को मिला था, ताकि कल जाके अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई केस निकल आया तो आपको पता है कि चेन ऑफ कॉजेशन क्या है, कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, राइट? सो कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि आज हो ही रही है। द कम्युनिटी इज सीइंग कि अच्छा कोई जना मास्क नहीं पहन रहा, कोई जना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, तो हम अपने आप उनको जाके बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ा साइड में हटिए, यू कांट रियली डू दिस राइट नाउ। सो जब ये डिसेंट्रलाइज वे से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे तो दिस पैंडेमिक कैन बी टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी वेरी बेटर मैनर। ऑलराइट, टेकिंग इट फॉरवर्ड, अब उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो ग्राम पंचायत है वो एनजीओज की मदद के साथ क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था माइग्रेंट वर्कर्स 3 तरीके के, उनमें से एक तरीका ये कि मम्मी पापा किसी और स्टेट में चले गए हैं लेकिन बच्चे अभी विलेज में ही हैं और वहीं पे खाते पीते रहते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स जो ग्राम पंचायत है और जो एनजीओज है वो इकट्ठे मिलके ऐसे बच्चों की देखभाल करवा रहे हैं, किससे? उनके लोकल गार्डियन से, जिसकी वजह से ये लोकल गार्डियंस को ₹1950 भी मिल रहा है फॉर 1.5 months टू जस्ट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। सी सिंस पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, ऑफ कोर्स लोकल गार्डियंस की भी अगर हम बात करें, अगर उनको पैसा ना मिले तो वो सोचेंगे यार हम अपनी देखभाल करें कि दूसरे के बच्चे की देखभाल करें, पर अगर उनको एनजीओज एंड ग्राम पंचायत ये फंड दे रहा है तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी इन बच्चों की देखभाल करने के लिए। सो दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। अगर हम ओडिशा की बात करें, बाकी सारी की सारी स्टेट्स कहीं ना कहीं पीडीएस में बोल रही हैं कम सप्लाई आ रहा है इसलिए हम कम अनाज दे सकते हैं, लेकिन ओडिशा ने क्या किया है, पीडीएस के द्वारा एडवांस 3 महीने के एडवांस राशन भी देना शुरू कर दिया है। सो दिस इज अ proactive approach which is really nice instead of a reactive approach। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सुकमा में जो ग्राम पंचायत है उसने राशन दिया है सारी की सारी फैमिलीज को, और वेट नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट का कि स्टेट गवर्नमेंट आएगी हमें राशन देगी तो जाके हम लोगों को राशन देंगे। दे सेड स्टेट गवर्नमेंट आके दे ना दे, हम तो यहाँ से जहाँ से भी हम एकत्रित कर सकते हैं, वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, वो एनजीओ हो सकता है, वो हमारी खुद की खेती बाड़ी हो सकती है, लेकिन हम अपना सप्लाई अपने आप अपने लोगों को देंगे। सो अगेन अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन देयर ओन टू एंश्योर दैट ये पैंडेमिक का जो कैटास्ट्रोफी है वो थोड़ा सा और कम हो जाए। तो बहुत सारी कम्युनिटीज आर चिपिंग इन, यू हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के कॉन्ग्रीगेशंस जो फ्री लंगर दे रहे हैं, you've seen farmers collective groups जो कि लोगों को खाना वाना दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, यूथ इज ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड। पहली बार ये देखा गया है कि गवर्नमेंट की हम वेट नहीं कर रहे, people are taking an initiative, and when people start taking this initiative then it can't happen कि ये negative consequences ना हटे, वो definitely हटेंगे, because the will of the people is that we want to together as a unit fight this pandemic and come out very very victorious। yes, women self help group के साथ भी पंचायत बहुत सारी states में मदद लेके कम्युनिटी किचन्स कर रहा है जहाँ पे वो कुक फूड लोगों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का
कंकेर डिस्ट्रिक्ट जो सिडनी है, सिडनी का जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ रिलायंस दिखाई है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, जिसको प्रोड्यूस करने के बाद वो लोगों में ये अनाज देते हैं विदाउट रियली वेटिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कम एंड गिव द राशंस. सो दिस इन इट सेल्फ शोज दीज, ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल शो दैट अगर हम वी टेक दिस डिटर्मिनेशन कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को थोड़ी और मदद करेंगे और थोड़ा और पैसा देंगे और ग्राम पंचायत को थोड़ी और डेलीगेशन ऑफ पावर कर देंगे, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? बिकॉज faith in humanity is restored when people are actually working for each other. इसी तरीके से अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल दें तो पंजाब की ग्राम पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि अप टू 50,000 आप परचेज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ऑन परचेजिंग मेडिसिन एंड फूड, पर हर दिन की एक एक्सपेंडिचर की लिमिट लगा दी जो कि है 5,000 रुपये. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इवन बिफोर द लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड, ग्राम पंचायत इन ओडिशा टुक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू हेल्प द रिटर्निंग माइग्रेंट्स. उन्होंने प्रोवाइड किया 5 लाख रुपए ताकि क्वारंटाइन फैसिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाए फॉर द रिटर्निंग माइग्रेंट्स, विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल. बाकी जो डीसी वाली बात की थी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात की थी वो दोबारा से मैंने लिखा है. अच्छा, यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैपेसिटी प्लस लोकल नॉलेज प्लस कोलैबोरेशन. सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने लोगों की मदद कर सके. लोकल नॉलेज उनका सबसे बड़ा एसेट है जो कि लोगों के पास नहीं है. यू नो, एनीवन कैन गो टू अ विलेज एंड से ये होना चाहिए, पर एक विलेजर को ही पता होगा कि वहाँ पे क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, लोगों की क्या मांगे हैं और क्या लोगों को अभी नहीं चाहिए. सो ये लोकल नॉलेज भी हमें चाहिए और कोलैबोरेशन चाहिए. कोलैबोरेशन विद हू? कोलैबोरेशन विद द स्टेट, विद द सेंटर, विद द एनजीओज, विद द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. जितनी मदद उतनी कम, राइट? सो सब मदद करें, इकट्ठे कोलैबोरेट करें, कैपेसिटी को बिल्ड करें उनकी, और उनकी लोकल नॉलेज को यूज करें ताकि हर एक ग्रास रूट लेवल पे ये पैंडेमिक के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हम मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें. और अब पंचायत को क्या करना चाहिए? सारी की सारी पंचायत को एक तो फंड मिलना चाहिए ये 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से, जिससे वो अपनी 29 वॉलंटरी फंक्शंस करेंगे. एवरी वन ऑफ देम शुड आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी. सी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. यू नो, एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम, हेल्थ इज अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम. इवन समटाइम्स स्ट्रीट लाइटनिंग नहीं होती, समटाइम्स देयर आर नो रोड्स, समटाइम्स देयर आर नो वॉशरूम्स. यू नो, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. बट पैंडेमिक को नजर में रखते हुए यू हैव टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, पहले उसको उठाओ और उसका एक क्लियर एक्शन प्लान बनाओ, उसको सॉल्व करो. देन सेकंड चीज को उठाओ, एक्शन प्लान बनाओ, देन सॉल्व इट. So this is the importance of panchayat during this pandemic. So the next current affairs is फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सबसे पहली बार अपना एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की है. इट्स द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. अब सबसे पहली बात, ये FATF वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की बात क्यों कर रहा है? FATF तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात करता है. तो अब अगर हम वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की बात करें, जो इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, उसमें से जो इंसान पैसा कमा रहा है, वो पैसा भी तो लॉन्ड्रिंग होगी उस पैसे की कि नहीं होएगी? ऑफ कोर्स कुछ इलीगल काम अगर मैं कर रही हूँ, उससे मैं जो भी पैसा कमा रही हूँ वो जाके मैं अपने बैंक में थोड़ी ना डालूंगी कि अच्छा ये मैंने इलीगल काम किया, ये आप मेरा पैसा डाल लो अपने अकाउंट, मेरे अकाउंट में. सो ऑफ कोर्स एनी इलीगल एक्टिविटी विल बी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से जो भी प्रोसीड्स आते हैं उनकी लॉन्ड्रिंग तो होती ही होती है. और लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? टैक्स को इवेड करने के लिए ही लॉन्ड्रिंग होती है. तो ये हमने एक बार किया था, जैसे कि शेल कंपनीज हम बनाते हैं, प्रिंसिपल बिजनेस कुछ और दिखाते हैं और वैसे कोई और काम चल रहा होता है, और वो जो इलीगल काम है उसके जो प्रोसीड्स हैं, जैसे कि सोचो मैंने कोई एक what do I have to open? I opened a clinic. I am a psychiatrist. I have opened a clinic. तो क्लिनिक में कोई पेशेंट नहीं आता, लेकिन मेरे अकाउंट में मैं दिखा रही हूँ मेरे को तो बहुत पैसा मिल रहा है इस क्लिनिक में. इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो फेक है. इसका मतलब वो जो मैं पैसा कमा रही हूँ किसी और वे से कमा रही हूँ और वो एक इलीगल चीज कर रही हूँ. सो
This directly relates to wildlife trafficking, directly relates to money laundering, tax evasion, डार्क नेट को भी यूज किया जाता है. तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के भी क्लॉजेस हैं जो कि थोड़ी देर में आएंगे जिसमें. अच्छा, दूसरी बात, अगर हम वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी एक जगह से हम वाइल्ड लाइफ का जो भी उनको पोच कर रहे हैं, पोचर्स आ रहे हैं, उनका का सारा हॉर्न्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को एक जगह से दूसरे देश में भी बेच रहे हैं, विद इन द सेम कंट्री भी बेच रहे हैं. इस पूरी की पूरी चीज को हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं. और जब ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम में कहीं ना कहीं स्लेवरी भी देखी जाती है, कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग भी देखी जाती है, कहीं ना कहीं वेपन की ट्रेडिंग भी देखी जाती है. सो इसीलिए बेटा FATF अगर वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर रिपोर्ट बना रहा है तो उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से वो दूर नहीं जा रहा. इट इज वेरी मच इन टच विद इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट, विच इज टू अवॉइड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू अवॉइड दीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. नाउ in this particular report, it has praised India. Praised India why? Because Prevention of Money Laundering Act में इंडिया ने 2012 में एक अमेंडमेंट की थी. पहले क्या होता था, कहते कि अगर कोई इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहा है इंडिया में और उसने 30 लाख INR से कम कमाया है इस चीज में, तो वो PMLA इस एक्ट के अंदर नहीं आएगा. तो 2012 में हिंदुस्तान ने बोला कि ये जो थ्रेशोल्ड बनाया ना 30 लाख इंडियन नेशनल रुपए का, उसको कैंसिल करो. इसका मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान में अगर कोई भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कर रहा है जिसमें वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 में पक्का ही पक्का आएगा. इसका मतलब ये है दैट इंडिया हैज टेकन वेरी प्रूडेंट स्टेप्स अकॉर्डिंग टू FATF टू अवॉइड दिस वाइल्ड लाइफ trading. Right, so let's take it one by one. Like I told you, this is the first report on illegal wildlife trade by who? By the FATF. FATF organization अभी देखते हैं, Financial Action Task Force. प्रोसीड्स जो होते हैं, जो पैसा हम कमाते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, वो लॉन्ड्रिंग उसकी हो सकती है. इसलिए FATF बिल्कुल सही है अगर वो इसके ऊपर रिपोर्ट बना रहा है. Like I said, wildlife trade, organized crime, drug trafficking, arms trafficking और slavery के साथ related है. FATF says कि हर साल कहीं ना कहीं 23 बिलियन US का रेवेन्यू कमाया जाता है थ्रू दिस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड. कितना ज्यादा पैसा है, और ये कितना ज्यादा पैसा कितना लॉन्डर होता होगा, उसमें कितनी टैक्स इवेजन होती होगी, कितने ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीज को नजर में रखते हुए इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू स्टॉप दिस वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एंड फॉर दैट वी नीड वेरी गुड statutes in our country. Statutes in our country मतलब law in our country. And statutes के साथ साथ there should be very grave punishments also for the same. Tax evasion में भी ये relate करता है, cyber security, because you're aware that there is something known as the dark net. Prostitution also happens here, drug trafficking also happens here, and sometimes illegal wildlife trade also takes place. So very simple, Financial Action Task Force is an intergovernmental body made in 1989. We are not the founding member of FATF. We became a full-fledged member in 2010. Before that, we were an observer member. Secretariat is in OECD. OECD हम लोगों ने पिछली बार किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. तो इसका भी हेडक्वार्टर वी विल से इज इन पेरिस. 37 इसके मेंबर्स हैं, 2 इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. और यूजुअली आप इसको न्यूज़ में तब पढ़ते हो जब वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज को डिस्टिंग्विश करता है. ब्लैक लिस्ट बीइंग कि इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस होने चाहिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग की है. ग्रे लिस्ट इज बहुत सारे इन्होंने गलत काम किए हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा अपने आप को बेटर कर दे. अगर बाई चांस उन्होंने अपने तौर तरीकों को ठीक नहीं किया तो हम उसको ब्लैक लिस्ट में देन कन्वर्ट कर देंगे. राइट. सो द नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट the GEM platform और the Government Electronic Market Platform. पहले तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं. तो ये GEM मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है. 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के. पहला गुड गवर्नेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. अब करने की क्या कोशिश करते हैं, दिस इज बेसिकली अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म. एग्जाम्पल समथिंग लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट और समथिंग. तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, उस प्लेटफॉर्म को हमने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट.
जहाँ पे जो बायर है वो सरकारी है और जो सेलर है वो प्राइवेट सेक्टर है। वो सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है, सरकारी ऑफिस हो सकता है, सरकारी अंडरटेकिंग हो सकती है, इट कैन बी अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेसिकली इट हैज टू बी गवर्नमेंट, and the seller is the private sector. Now, for a really long time now, you have been listening to this that Chinese products need to be boycotted. Why do they need to be boycotted? Is because of no other reason. We don't have a problem with Chinese people. We have a problem with the Chinese government. क्योंकि जब हम चाइनीज गवर्नमेंट से कोई चीज खरीद रहे हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट कुछ पैसा कमा रही है, वो पैसे को यूज करके वो अपना डिफेंस भी बनाती होगी, इक्विपमेंट्स भी बनाती होगी, और वही डिफेंस मशीनरी को यूज करके वो इंडियन सोल्जर्स को मार्टर कर रहे हैं। और जब ऐसी चीज हो जाती है तो हमने अपना थोड़ा सा हाथ पीछे कर लिया एंड वी सेड लिसन, वी रियली रियली नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान करने के लिए सरकार ने क्या बोला है वो अभी डिस्कस करेंगे। वो ठीक है कि नहीं है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट हैज द गवर्नमेंट सेड। सो द गवर्नमेंट सेज कि ये जो प्राइवेट सेलर है तेरे को दो चीजें बतानी पड़ेगी मैंडेटरीली। पहली चीज तुझे बतानी पड़ेगी कि तूने ये जो चीज बेची है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वो हिंदुस्तानी है, चाइनीज है, अमेरिकन है, रशियन है, क्या है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा क्लियर टर्म्स में। और दूसरी बात आपको मुझे ये बतानी पड़ेगी कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस कंटेंट कितना है, मतलब हिंदुस्तानियों का इसमें कितना योगदान है या इंडिया का कितना योगदान है ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, एक तो द कंट्री ऑफ ओरिजिन, दूसरा परसेंटेज ऑफ द इंडिजिनस कंटेंट। फिर अगर हम सोचें कि क्यों हमने ये चीज बनानी है तो सरकार ने बोला that we want to make like a dedicated make in India filter, right? A dedicated make in India filter that shows कि अच्छा इसमें percentage of indigenous content ज़्यादा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन है। और क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत देना चाहेंगे दैन अदर्स। और ये पर्टिकुलर फिल्टर इज कम्प्लीटली इन कॉन्सोनेंस और इन कंप्लायंस with the very recent scheme introduced by the government that is known as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Right, so example के तौर पे अगर हम देखें तो बायर जो गवर्नमेंट है वो बोल सकता है कि मैं तो वही प्रोडक्ट खरीदूंगा जिसमें मिनिमम 50% इंडिजिनस या लोकल कंटेंट है, जिसमें जो क्लास 1 सप्लाईज, क्लास 1 मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, क्लास 1 को मिलेगी। वो लोग होंगे जिनके लोकल कंटेंट 50% या 50% से ज़्यादा हो। जो क्लास 2 या उससे थोड़ा कम होगा वो होगा जो लोकल कंटेंट जिसका 20% से लेके अप टू 50% हो। क्लास 3 क्या होगा, जिसका 20% से भी कम हो। तो जब भी बिडिंग होगी तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम इनको देंगे, फिर हम इनको देंगे, फिर हम क्लास 3 को देंगे। दिस इज हाउ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट विल टेक प्लेस। ओके, अब हम लोग इसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हैज बीन ईदर टेकन फ्रॉम द हिंदू और इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। यस, ये पर्टिकुलर चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक एडिटोरियल था जिसका नाम था सिग्नलिंग इंटेंट, जो कि द हिंदू में आया था। ये सिग्नलिंग इंटेंट मतलब ये बेसिकली बता रहा था कि ये जो आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन और परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स वाली बात की है ये आपको करनी भी चाहिए इस टाइम पे कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो इस एडिटोरियल ने बोली इज दैट द टाइमिंग इज वेरी क्वेश्चनेबल। कहते ये जो तुम कर रहे हो ना, ये एक तो तुम कोरोना वायरस के बैकड्रॉप की वजह से कर रहे हो, अभी ये टाइम चल रहा है तो मतलब कोरोना वायरस मतलब यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। दूसरी चीज इज बॉर्डर टेंशंस, राइट, दैट इज border tensions, fine. So these are the two things that are the backdrop of this particular change. अब ये चीज को नजर में रखते हुए पहले तो ये देखते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। पहला तो देखते हैं इसका प्राइमरी एम क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मीन्स हम इतना प्रोडक्ट्स, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए कि सारे प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करें और लोग वो चीजें खरीदें। पर हम मेक इन इंडिया की अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना बनते हुए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने लग गए। क्या मतलब है ये, तो मतलब ये है एक पेन जो कि मैं इंपोर्ट करती होती थी, ठीक है, और ये है एक बॉटल जो मेरे को एक्सपोर्ट करना है।
मेक इन इंडिया का मतलब ये था कि इतनी अच्छी बॉटल बनाओ कि ये हम एक्सपोर्ट कर सके। ये नहीं बनाया हमने। हमने बताऊं क्या किया? हम पहले इंपोर्ट करते थे ये पेन, अब हम मेक इन इंडिया के अंदर बनाने लगे ये पेन। तो क्या किया? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया कि अभी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, मेक इन इंडिया में इंडस्ट्रीज इधर ही ये पेन बना रही है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बहुत बढ़िया चीज, पर बनना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना था ना। हमने तो अपनी चीजें बेचनी थी, हमने तो बस अपनी चीजें जो हम खरीद रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव बना दिया। चीजें बिक तो अभी भी नहीं रही हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज द प्राइमरी थिंग। ठीक है, so make in India boost to manufacturing sector, aim was to become export oriented, but all we could do was import substitution. That is the first thing. Second, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर फेल हो गया। हम चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, और हम चाहते थे बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? इन न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज। नहीं मिली न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट किसको मिली? जो एज ओल्ड इंडस्ट्रीज है, जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और बहुत देर से काम कर रही हैं। अब ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करता भी बंदा उसी में है ना जहाँ पे कॉन्फिडेंस है, जो कि नया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, और जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता। हेंस मेक इन इंडिया जो अब कर रहा है, करना क्या था उसमें? इट वॉज टू बिकम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट, इट वॉज टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट। बट एक्चुअली व्हाट पर्पस डज इट सॉल्व? द फर्स्ट पर्पस इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज डोमेस्टिक कंजम्पशन। एक हम अपने लोगों के लिए चीज बना रहे हैं, एक ताकि हम बाहर से ना खरीदें इसलिए हम चीजें बना रहे हैं। हम अपने देश से दूसरे देश में चीजें बेचने के लिए चीजें इतनी नहीं बना रहे, और वही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। अब अगर हम कल जाके ये कंट्री ऑफ ओरिजिन और परसेंटेज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ गए तो कहीं ना कहीं दिस विल थ्रेटन द ग्लोबल competitiveness of Indian industries, because for the simple reason that we are not becoming export oriented, we are doing import substitution. This is also to boycott the Chinese imports, ये तो हमें पता ही है, लेकिन India is reliant on Chinese imports, from smartphones to low-cost electronics to heavy machineries to pharmaceuticals. We are reliant upon them right now. See, Atmanirbhar ka first step hai to know the actual picture. I can't say I'll become Atmanirbhar and then I close my eyes towards reality. So of course we should see the reality कि हम किस किस चीज पे चाइना के साथ reliant हैं, और फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके वी हैव टू वीन ऑफ आवर डिपेंडेंसी, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा अपने आप करके। अब इसमें टिकटॉक की बात मत करना, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यू कैन डिलीट लाइक दिस, हार्डवेयर यू नीड टू प्रोड्यूस, यू नीड टू मैन्युफैक्चर इट। तो पहले तो यू वीन ऑफ द डिपेंडेंसी, मतलब ऑल्टरनेटिव वेज आप इंट्रोड्यूस करो। फिर सेकेंड चीज ये है, यू हैव टू एनहांस योर ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। वीन ऑफ कैसे करोगे? जब खुद वो चीजें बनाना शुरू करोगे। अच्छा, वो चीजें जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, दे शुड बी इनफ फॉर एवरीवन एंड दे शुड वर्क एफिशिएंटली विद लेस कॉस्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन यू कैन नॉट रियली टॉक अबाउट एफिशिएंसी एंड देन से कि कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स फिर लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, राइट? जिसकी वजह से तुम्हें पूरा ना दिस एडिटोरियल सेल्स, जिसकी वजह से तुम्हें पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को ओवरहॉल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। So they're talking about problems like corruption, problems like red tapeism should be given a back window, and now we should just and only focus on how to improve the efficiency of our manufacturing industry. All right, so genuine self-reliance needs great long-term investments in education, skill building and infrastructural development. तो ये एडिटोरियल ने 3 चीजों के बारे में बात किया है। पहला इसने बोला है एजुकेशन, दूसरा इसने बोला है स्किल डेवलपमेंट, तीसरा इसने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जब तक ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं आएंगी, हमारी उतनी कैपेसिटीज नहीं बढ़ पाएंगी। एजुकेशन आज की डेट पे ऑल्सो रिलेट्स टू द टाइप ऑफ टीचर्स दैट वी गेट, the type of educational institutions that we have, the teacher is to pupil ratio that we have, the curriculum that we are studying, everything needs a little bit of an overhauling. दूसरी बात ये है, हम लोग एजुकेट हो जाते हैं पर हमारी स्किल्स और कम ही रहती है। We even get employed but we have no employability.
तो स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी, सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड नॉलेज नहीं, practical applicability of knowledge should be taught, not only in higher educations, even in schools. So hence again it comes down to the quality of the teachers and quality of the curriculum that you are giving to students. फिर आया आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसके साथ आपका लैंड इज ऑल्सो रिलेटेड, लैंड लॉज आर ऑल्सो रिलेटेड. हमारे देश में कहीं ना कहीं लैंड लॉज को लेके बहुत प्रॉब्लम है, एज ओल्ड लैंड लॉज है, एंड दे गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर इन द जुडिशरी. अरे जब तक ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है तो फैक्ट्रीज नहीं है, और अगर फैक्ट्रीज नहीं है तो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करोगे. तो ये तीनों की तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम है और इनमें रिफॉर्म्स चाहिए. हेंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द एडिटोरियल, इट सेज ये जो GEM की मूव है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट सिम्बॉलिक. सिम्बॉलिक का मतलब है ये सिर्फ सिम्बलाइजेशन करना चाहते हैं कि हाँ वाकई में हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, पर इसके अलावा इसका कोई और महत्वता नहीं है. महत्वता उसकी तब बनेगी जब हम इन 3 क्षेत्रों में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं. राइट. सो हाल ही में एक आर्टिकल आया था द हिंदू में रिगार्डिंग द मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई के बारे में M0, M1, M2, M3, M4 अभी देखते हैं, बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज. सो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि लोग इतने ज़्यादा अनसर्टन हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू कि लॉकडाउन की रिलैक्सेशन कब होगी, हम अपना काम कब शुरू कर सकेंगे. अच्छा काम शुरू करेंगे तो दोबारा से तो नहीं रोक देंगे. अच्छा काम करने के लिए भी इतनी सारी पाबंदियां हैं. 8 बजे आपने बंद करना है, शटर नहीं नीचे होएगा तो लॉकडाउन रह रहा है तो आपके ऊपर और पेनल्टीज आ सकती हैं. हमने तो कस्टोडियल वायलेंस के बारे में भी पढ़ा है, बट अदरवाइज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड सब अप्लाई हो सकता है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ ओपनिंग देयर बिजनेसेस, एंड इफ दे आर स्कैर्ड ऑफ ओपनिंग देयर बिजनेसेस दे आर स्कैर्ड ऑफ देयर मनी ऑल्सो. सो उनको नहीं पता यार कि कितनी, हमें तो इतना भी नहीं अनसर्टनिटी है कि अच्छा सैटरडे संडे को निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे. सो ये सब कुछ देखते हुए द हिंदू हैज रिपोर्टेड कि अगर हम प्री पैंडमिक एंड पोस्ट पैंडमिक टाइम को 2 में डिवाइड करते हैं तो कहते अकॉर्डिंग टू प्री पैंडमिक टाइम्स लोगों की पॉकेट में जितना करेंसी होती थी, जितना करेंसी इन सर्कुलेशन होता था, उससे ज्यादा करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया है. मतलब करेंसी जो हमारी पॉकेट में है वो 8.2% से बढ़ चुका है. मतलब लोग अपने डिपॉजिट्स को हटा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं बैंक से और अपने पॉकेट में रख रहे हैं और अपने हाथ में रख रहे हैं अपना पैसा, पता नहीं कब किस पैसे की जरूरत पड़ जाए. और ये मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है. So according to RBI data, the money supply has risen by 6.7% because people have started putting that पैसा in their own pocket. They want it with themselves. फिर आते हैं 2 टाइप के डिपॉजिट्स, एक हो गया टाइम डिपॉजिट, एक हो गया डिमांड डिपॉजिट. सो डिमांड डिपॉजिट जैसे कि करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू RBI लोग अपने डिमांड डिपॉजिट में कम पैसा रख रहे हैं. 8% से ये कम हो गया. मतलब कि मैंने अपनी सेविंग्स अकाउंट को बंद कराया, अपना पैसा निकाला, अपनी पॉकेट में रख लिया. राइट. अपने करंट अकाउंट को बंद कराया, पैसा निकाला, पॉकेट में रख लिया, बिकॉज आई नीड दैट मनी विद माई सेल्फ. सी करंट अकाउंट से तुम पैसा नहीं निकल पाओगे, नहीं तो तुम्हारे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा, वो अलग बात है क्योंकि उसका मिनिमम बैलेंस भी होता है. बट अकॉर्डिंग टू RBI डिमांड डिपॉजिट हैज रियली डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट हैज इंक्रीज. तो FD वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वो निकाल के बोलते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा पैसा सेव कर लेते हैं, क्या पता जॉब मिले ना मिले, एटलीस्ट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रही है. राइट. अब अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट्स बताऊं कब होती है, या फिर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा, या फिर मैंने लोन लिया, लोन लेके मैं नई नई मशीनरी खरीदती हूँ, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन करती हूँ बेसिकली. अब लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में ट्रांचेस के अंदर ये बोला गया है कि आप अपना लोन वगैरह ले सकते हो एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक्स. ये भी बोला गया है कि आप मॉरेटोरियम भी कर सकते हो, मतलब 3 महीने के लिए आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, पर वो सारा का सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में सब मिला के आपको देना पड़ेगा. चलो लोग कहते हैं कि तुमने रिलैक्सेशंस तो पूरी की नहीं, हम अभी लोन क्यों ले, अभी लोन लेंगे तो किस्तें अभी से कटने लग जाएंगी, काम हम कर ही नहीं पाएंगे. तो एटलीस्ट पहले काम तो शुरू करवाइए हमारा, फिर जाके हम ये सारे पैसे लेंगे तो जाके कैपिटल फॉर्मेशन होएगी. तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हो गई.
और इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो गई, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को और कम पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारी डिमांड करने की कैपेसिटी ही बहुत कम है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो बैंक्स हैं वो जो रिस्क अवर्स बैंक्स हैं, रिस्क अवर्स का मतलब है जिनके साथ ये एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है, दे आर थिंकिंग इन देयर माइंड कि चलो यार कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे तो दिया लोन, काम इस बंदे का चले ना चले, कल जाके ये पैसा अगर वापस ना दे पाए तो एनपीएस विल शूट अप. So there are certain banks which are risk averse who are also not lending. Right. This is with respect to your static knowledge. जो आपके current जो news में आया था, they were talking about your M3. But for that we need to know what is money supply. So money supply को ascertain करने के लिए बहुत तरीके होते हैं. RBI ने ये तरीका निकाला जिसमें M0, M1, M2, M3, M4 होता है. इस चीज को ध्यान से हमने समझना है और फिर इसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है इस चीज में, बिकॉज समटाइम्स किड्स हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस. इट इज एज सिंपल एज इट साउंड्स. यस, सो मनी सप्लाई इज टू असर्टेन, टू फिगर आउट कि एक टाइम पे हमारे सिस्टम में कितना पैसा है. ठीक है, क्योंकि फिर मनी मल्टीप्लायर वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और हमें पता होता है कि हम कितने पैसे को यूज कर रहे हैं, पीपल आर यूजिंग हाउ मच मनी एंड देन व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ इट. सो अगर हम एमओ की बात करें, एमओ को मॉनेटरी होना चाहिए. मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, हाई पावर मनी भी बोलते हैं, बेस मनी, रिजर्व मनी बोलते हैं. सो दिस इज द करेंसी इन सर्कुलेशन. तो जो बैंक्स के डिपॉजिट है आरबीआई के साथ और अदर डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के साथ, क्योंकि आरबीआई बहुत सारे और सिक्योरिटीज में भी डील करता है, तो उन डिपॉजिट्स को भी हमने यहाँ पे रखा है. ठीक है, फिर अगर हम M1 की बात करें तो इट इज टॉकिंग अबाउट द करेंसी इन योर पॉकेट, इन द पॉकेट ऑफ द पब्लिक, प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स, वेदर इट इज करंट अकाउंट, वेदर इट इज सेविंग्स अकाउंट, डजंट मैटर, जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. Other deposits with RBI, something like the cash management bill and the treasury bills and other securities में जो हम पैसा वैसा डाल रहे हैं वो other deposits में आ गया. अच्छा, फिर हमने M1 के बाद M2 जो है वो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट आ गया. सो M1 और M2 को अलग अलग क्यों किया, क्या हमें दिखाता है? अगर ये बहुत ज्यादा पैसा है, इसका मतलब लोगों के डिमांड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. वो ऐसे डिपॉजिट्स में उन्होंने पैसे डाले हैं जहां से वो डिमांड करेंगे और पैसा उनको मिल जाएगा और वो उस पैसे को यूज करके एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. राइट, करेंसी विद पब्लिक, अगेन लूज कैश विल शो यू द सेम थिंग, द डिमांडिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. अगर हम पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो दिस शोज हाउ मच वी आर यूजिंग द पोस्ट ऑफिस. सी, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस की, because a lot of functions of the post office have become redundant, but इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना ज़्यादा मैन पावर जो है उसको हम यूज करना चाहते हैं. और ये भी हम देखना चाहते हैं that people आर दे मोर इन्वॉल्व, मतलब पोस्ट ऑफिस की बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन है सिंस इट्स बिन देयर सिंस टाइम मेमोरियल. सो इज इट दैट पीपल want to go here and deposit their money or do they want to deposit it in banks? फिर अगर हम M3 की बात करें जो हमारे न्यूज में आया है, जिसको हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, इसको हम नैरो मनी बोलते हैं. सो दिस इज M1 which is currency with public plus demand deposits plus other deposits with RBI plus the टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक. सो यहाँ पे हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट की बात की थी, यहाँ पे हम टाइम डिपॉजिट की भी बात कर रहे हैं. यही चीज आपके न्यूज में आई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं लोग, और दूसरा लोगों के पास करेंसी हाथ में भी बहुत ज्यादा हो गई है. राइट, सो सबसे ज्यादा आज की डेट पे लोगों के पास करेंसी पड़ी है, दूसरे पे वो टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह भी करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई, और सबसे तीसरे लेवल पे आ गया आपका डिमांड डिपॉजिट, उसमें लोग पैसा नहीं डाल रहे. इसमें आरओआई इतना मिलता भी नहीं, इसमें आरओआई ज्यादा मिलता है. दिस जस्ट शोज, ऑल इट शोज इज what is the mindset of the people in your country and how much will they put in for investments, और जो कि जीडीपी से डायरेक्टली रिलेटेड होगा. और ऐसे ही M4 हो गया जो आपका M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, वेदर टाइम वेदर डिमांड. पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं होता इसमें. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट.